दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। तो इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम चैप्टर 2 की थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि वो चैप्टर 2 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है दोस्तों, लेकिन उससे कुछ रिलेट करके ये इस चैप्टर को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो उस टाइम उस चैप्टर में क्या होता है दोस्तों, तो जो लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको कैसे ब्रिटिश राज्य के लोगों ने धीरे 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 उनका पावर खत्म कर दिया, और उसके बाद उनसे उनको जबरन जो दीवानी था उनसे हासिल कर लेते हैं। जो बंगाल का दीवानी था वो इन्होंने लेके और उससे रेवेन्यू कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद कई युद्ध हुआ। जो बड़े बड़े नवाब थे बंगाल के, हैदराबाद के, अवध के, सबके बीच बड़े बड़े युद्ध हुआ, जिसमें बहुत से जो इंडिया के जो शासक थे, जो नवाब थे, उन्होंने भी कई युद्ध को जीता। लेकिन लास्ट में होता क्या है दोस्तों, जो हैदर अली थे, जो टीपू सुल्तान थे, वो अपने श्रृंगापत्तनम जो राजधानी था उसको बचाते बचाते वो उनका मृत्यु हो जाता है। और जब जो मुगल शासक थे, जो जो लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनसे ये लोग दीवानी ले लेते हैं। और दीवानी लेके और यहीं से ये अपना सारा कार्य और जो पैसा कलेक्शन, जो रेवेन्यू से कलेक्शन पैसे आते हैं, उनको यहीं पे खर्च करते हैं। जो पहले ही ब्रिटिश से पैसे सोने चांदी लाते थे वो लाना बंद कर देते हैं, और जो इंडिया से इनको जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है इसी से फिर ये अपना सामान खरीदते हैं और यहाँ का पैसा ही इस्तेमाल करते हैं, और फिर लोगों पे दमन भी करते हैं। और इसी तरह करके फिर ब्रिटिश क्या करता है दोस्तों, जो ब्रिटिश पावर है वो लगभग लगभग इंडिया के सारे क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लेती है। तो उसी के बाद फिर क्या होता है, 1857 में एक बड़ा विद्रोह आंदोलन होता है दोस्तों। तो इसको हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर हल्का लेंथी है। अब जो चैप्टर 2 हमने पढ़ा उससे कुछ रिलेटेड है। जैसे नवाब का जब शासन खत्म होता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, 1857 में एक विद्रोह आंदोलन होता है, और बड़े पैमाने पे ये आंदोलन होता है दोस्तों। तो इसको चलिए डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। नवाब लूज देयर पावर। तो नवाब क्या करते हैं, उनका पावर खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत से युद्धों में ब्रिटिश ने शिकस्त कर देता है जो नवाब थे उनको, तो उनका पावर खत्म होता है दोस्तों। सिंस द मिड 18th century, नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर इरोड। तो लगभग लगभग 18 सेंचुरी के दौरान जो नवाब थे, जो राजा हुआ करते थे, उनका पावर लगभग लगभग खत्म हो जाता है दोस्तों। एंड दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। और वो उनका जो पावर है, जो इज्जत है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोगों के बीच, जो पब्लिकों के बीच जो उनका मान सम्मान होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है दोस्तों। रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मेनी कोर्ट्स। तो जो रेजिडेंट होते थे वो बहुत से कोर्ट में उनको क्या किया जाता था, स्टेशन किया जाता था। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस। तो जो जो शासक थे, जो उनका आज़ादी था वो भी खत्म किया जाता था। जैसे कि वो जो ब्रिटिश थे वो क्या नियम बनाए थे कि अब जो मुगल शासक के जो शासक हैं, अगर इनका मृत्यु होता है तो इनके जो वंशज है, जो इनके लड़के हैं, वो क्या बनेंगे, वो शासक नहीं बनेंगे, वो सिर्फ राजकुमार के नाम से जाने जाएंगे। तो ऐसे ऐसे नियम बना के धीरे धीरे वो जो राजे थे उनको खत्म करने की कंडीशन में ये लोग ला देते हैं। Resident had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territory taken away by stages. और स्टेज बाय स्टेज क्या करते हैं, उनका जो शासन है वो भी कम कर देते हैं। जो उनका आर्मी होता है उसको डिसबैंड कर देते हैं। जो रेवेन्यू आता है, जिस क्षेत्र से रेवेन्यू आता है उसको अपने होल्ड करके और स्टेज बाय स्टेज इनको खत्म कर देते हैं दोस्तों, और सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ला लेते हैं। Many ruling families try to negotiate with the company to protect their interests. लेकिन बहुत से जो शासक थे, जो शासन करते थे, और जो राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे, नेगोशिएट करते हैं उनसे। नेगोशिएट करते हैं किससे, कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी से, ताकि उनका कुछ
जो इंटरेस्ट है वो बचा रहे। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to reorganize her adopted son as the heir to the kingdom। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की थी, वो क्या चाहती थी कंपनी से दोस्तों, कि इनको, वो तो एक वो महिला थी, तो ये क्या कंपनी से चाहती थी कि इनको लड़के का टाइटल इनको मंजूरी दिया जाए ताकि वो अपने राज्य में शासन कर सके। आफ्टर द डेथ ऑफ द हर हस्बैंड, नाना साहब एडॉप्टेड द सन ऑफ पेशवा। तो उनके जो पति डेथ हो जाते हैं तो नाना साहब को क्या किया गया, एडॉप्टेड सन पेशवा बाजीराव ने एडॉप्ट किया, जो नाना साहब थे उनको एडॉप्ट किया गया। प्लेडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। और जब वो उनके पिता का डेथ हो जाएगा तो जो पेंशन किसको मिलना चाहिए, नाना साहब को। However, the company, confident of its superiority and military power, turned down this pleas। लेकिन जो ब्रिटिश राज था, वो तो अपने आप को सुपेरिटी समझता था और कॉन्फिडेंट थे वो अपने आप में, और उनको घमंड भी हो गया था इस चीज का, क्योंकि इन्होंने बहुत से युद्ध में जो इंडियन शासक थे उनको शिकस्त किया था। तो इसके कारण उनके अंदर मन में एक घमंड का भावना आ गया था दोस्तों, अहंकार का भावना आ गया था, जिससे जिन्होंने ये नेगोशिएट किया या एक अपील किया, ये सबको नकार दिए और इन्होंने इस किसी की बातों को नहीं सुना, नहीं माना। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड। और अवध जो था दोस्तों, वो लास्ट एक क्षेत्र था जो कि ये इनके अधीन अभी नहीं आया था। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड। लेकिन 1801 में क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस वहां पे इम्पोज कर देते हैं। सब्सिडरी अलायंस जैसे कि आपको बताया गया दोस्तों चैप्टर 2 में, ये होता था कि किसी भी राज्य में ये सब्सिडरी अलायंस, जो ब्रिटिश राज के जो आर्मी थे, ये वहां पे तैनात किए जाते थे और वहां के जो पहले जो राज्य का जो आर्मी था उसको हटाया जाता था और बताया जाता था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और इसके एवज में इनको कुछ रेंट या कुछ पैसे दिए जाने होते थे। जो सब्सिडरी अलायंस थे, जो ब्रिटिश राज रखता था, उनको फिर पैसे भी ब्रिटिश राज उनसे वसूली करता था, तो सब्सिडरी अलायंस देते थे उनको इम्पोज। लेकिन 1801 में क्या करते, सब्सिडरी अलायंस अवध पे भी ये लोग लगा दिए। इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and British rule the needed to ensure proper administration। लेकिन इन्होंने क्या किया 1856 में, इन्होंने ये एक इल्जाम लगा दिया, जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे, इन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये क्षेत्र इनसे सही से नहीं चल पा रहा है, तो इससे बेटर रहेगा कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश नियम है, उसके हिसाब से इसको अच्छे से चलाया जाए और अपने अंडर में ये लोग ले लेते हैं। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end। और कंपनी का मेन प्लान क्या होता था, ये सोचते थे कि कैसे जो मुगल डायनेस्टी है, जो मुगल राज्य है, इसको खत्म किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज द रिमूव्ड फ्रॉम द क्वाइंस माइंटेड बाय द कंपनी। और ये सोचते थे कि जो उस टाइम में जो सिक्के गढ़े जाते थे वो मुगल के नाम से या उनके फोटो से, इससे गढ़े जाते थे। तो ये सोचते थे कि सिक्के से कैसे ये जो मुगल शासक है इनका नाम हटाया जाए। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of the Bahadur Shah Zafar, family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। अब 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी था, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद जो इनके फैमिली है, तो ये जो इनके फैमिली को क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, लाल किले में शिफ्ट किया जाएगा और वहां पे ये रहेंगे, वहां पे इनको रहने के लिए शिफ्ट किया जाएगा। धीरे धीरे दोस्तों ये ऐसे दिमाग लगा के धीरे पावर को खत्म कर देते हैं जो इंडियन शासक थे उनके, ब्रिटिश द्वारा।
In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, no one of his descendants would be recognized as king. They would be just called princes. तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में कि 1856 में जो जनरल कैनिंग थे, इन्होंने क्या डिसाइडेड किया कि अब जो बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक का जो लास्ट शासक हैं, अब ये इनके मृत्यु के पश्चात अब कोई राजा के नाम से नहीं जाना जाएगा। जो इनके वंशज है, जो इनके लड़के हैं, सिर्फ वो राजकुमार के नाम से जाना जाएगा और अब कोई राजा नहीं रहेगा। ये कैनिंग द्वारा घोषित किया गया दोस्तों। The peasant and the sepoys. The Indian sepoy in the employ of the company also had reason for discontent. लेकिन जो इंडियन सिपाही थे, जो किसके लिए काम करते थे, कंपनी के लिए काम करते थे, तो उनको भी ये रीजन अच्छा नहीं लगा। They were unhappy about their pay allowances and condition of services. तो वो भी अपने जो उनको क्या-क्या जो अपने उनके जो सैलरीज थे, जो अलाउंसेस थे, वो और जो सेवाएं उनको मिलता था, उससे वो खुश नहीं थे दोस्तों। Some of the new rules moreover violated their religious sensibility and belief. और जो कुछ जो नए नियम जो बनाए गए, उनसे इनको क्या हुआ, वायलेटेड हो गया। जैसे इनको ठेस पहुंचाया गया, जैसे इनके धार्मिक हिसाब से या इनके विश्वास के हिसाब से इनको ठेस पहुंचाएगा दोस्तों। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste. और उस समय लोगों का एक विश्वास था दोस्तों कि अगर ये लोग समुद्र को पार कर गए तो ये अपने मजहब को खत्म कर दिए या बर्बाद कर दिए। ये उनका उस समय का सोच था लोगों का। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route, fight for the company, they refused to follow the order. अब क्या हुआ दोस्तों, 1824 में जब सिपाहियों को ऑर्डर किया गया कि आप मतलब बर्मा के युद्ध के लिए सी के रूट का इस्तेमाल करें और वहां पे जाके कंपनी की तरफ से लड़ाई किया जाए, तो लेकिन जो आर्मी थे, जो सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर को नकार दिया, इस ऑर्डर को इनकार किया। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड, लेकिन वो राजी थे कि हम जमीन के रास्ते से जाएंगे, समुद्र के नहीं, क्योंकि उनको ये सोच दिमाग में था कि अगर हम समुद्र को क्रॉस करेंगे तो हमारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इनके कारण वो इस ऑर्डर को नकार दिए, लेकिन वो राजी थे कि हम जमीन के रूट से जाएंगे। They were severally punished and since the issue did not die in 1850, लेकिन जब इन्होंने ऑर्डर मानने से इनकार किया तो बहुत सौ को पनिश किया गया, और सबको जो आर्मी थे उनको पनिश किया गया और इनको लेकिन पनिश तो किया गया, लेकिन इनके जो इश्यू था ये तो सॉल्व नहीं हुआ। 1856 में द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ which stated that every new person who took up employment in companies army had to agree to serve overseas if required. लेकिन ब्रिटिश राज ने फिर एक नए नियम बनाए दोस्तों। अब इस नियम में क्या बनाया गया कि जो भी आर्मी या कोई भी कंपनी के लिए आर्मी में सिपाही में काम करेगा तो वो इस चीज से एग्री है या उसको मान्य होगा कि अगर जरूरत पड़ने पे लड़ाई हो तो वो ओवरसी या सी क्रॉस करके जाए, जरूरत पड़े तो जाना पड़ेगा। तो ये एक नियम बना दिया गया ताकि इससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। Responses to reform. The British believed that the Indian society had to be reformed. और ब्रिटिश राज का क्या विश्वास था कि जो इंडियन सोसाइटी है इसको रिफॉर्म किया, इसको सुधारा जाए। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिसेस ऑफ थी। तो जो उस समय जो इंडियन सोसाइटी में एक सती प्रथा था दोस्तों, जैसे कि पति मरने के बाद पत्नी को उसके चिता पे जाके अपना जान आहुति करना पड़ता था। तो ये बहुत घिनौना एक प्रैक्टिस था जो अपने इंडिया में इसका चलन था। तो ये जो ब्रिटिश राज में इसको सती प्रथा को खत्म किया जाएगा। एंड टू बी इनकरेज द रीमैरिज ऑफ द विडो, और जो पूर्ण विवाह का जो सिस्टम था उसको भी लागू किया जाए। जैसे पति मरने के बाद सती
जो सती होती थी वो शादी नहीं करती थी। वो एक नियम ही था कि वो मतलब अपना जीवन ऐसे ही गुजारे। तो लेकिन इसको ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश राज के जो उन्होंने नए नए नियम बनाए और इसको खत्म किया दोस्तों। जो सती प्रथा था इसको भी खत्म किया और पूर्ण विवाह को भी इसको बढ़ावा दिया दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। और जो इंग्लिश में जो इंग्लिश एजुकेशन था उसको ज्यादा ही प्रमोट किया जाता था आफ्टर 1813, 1830 के बाद। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स ओन डोमेन एंड हैड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो ये लोग क्या किया, कंपनी ने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरी था फंक्शन था उसको फ्रीली काम करने के दिया कि वो अपना अपना मिशन के हिसाब से अपना एजुकेशन फैलाए और फिर लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करे। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड। 1850 में फिर एक नया नियम बनाया जाता है दोस्तों, टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। 1850 में इन्होंने एक और नियम पास कर दिया कि जो लोग अगर क्रिश्चियनिटी में आना चाहते हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो ये इससे और उनको आसानी हो गया। दिस लॉ अलाउड an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। और उनको ये बताया गया कि जो अगर जो इंडियन है जो अगर क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट करता है तो उनके जो पूर्वजों के जो जमीन है उनको वापस किया जाएगा या उनको जो जमीन के वारिस है उनको ही वारिस माना जाएगा। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social custom and their traditional way of life। लेकिन बहुत से जो इंडियन थे वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश है जो हमारे धार्मिक, हमारे जो सोशल जो रीति रिवाज है, इसको जो परंपरा है उसको ये नुकसान कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। तो ये यहाँ पे एक 84 रूल्स का लिस्ट है दोस्तों, इसको भी डिस्कस करते हैं। विष्णु भट्ट गोडसे, a Brahmin from a village in Maharashtra, he and his uncle had set out to attend yajna being organized in Mathura। तो विष्णु भट्ट गोडसे एक ब्राह्मण थे, कहाँ के थे, महाराष्ट्र के दोस्तों। और इन्होंने क्या किया, एक यजना अटेंड किया मथुरा में। विष्णु भट्ट राइट्स दैट they meet some sepoys on the way who told me that they should not proceed on the journey because a massive of head was going to break out in 3 days। तो जो विष्णु भट्ट थे वो क्या लिखते हैं दोस्तों कि कुछ सिपाहियों से मिले, जो सिपाही उनको क्या बताते हैं कि कुछ ऐसा अनहोनी होने वाला है 2-3 दिन के अंदर जो बहुत ही बड़ा एक आंदोलन का रूप लेगा, जो सिपाही द्वारा बताया गया विष्णु भट्ट को। The English were determined to wipe out the religions of Hindu and the Muslim। तो जो इंग्लिश थे वो ये सोचते थे, जो ब्रिटिश थे, कि इनका जो हिंदू है जो मुस्लिम है इनका धर्म नष्ट होगा और इसको खत्म कर दिया जाएगा। They had made a list of 84 rules and announced this in gathering of all big kings and princes in Calcutta। तो जो ये 84 जो इनके नियम थे इसको ये अनाउंस करने वाले थे, जो बड़े बड़े राजा और जो राजकुमार थे उनको इकट्ठा करके, कहाँ पे दोस्तों, कलकत्ता में। देयर वाज अ सून एक्साइटमेंट इन एवरी रीजन। और एक एक्साइटमेंट था सारे जो रेजिमेंट थे, जो आर्मी रेजिमेंट थे उसमें। सूबेदार सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव। तो जो सूबेदार जो सीताराम थे इनको कब रिक्रूट किया गया था दोस्तों, 1812 में। और ये बंगाल के एक सिपाही में नेटिव आर्मी में नियुक्त किए गए थे। ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 years एंड रिटायर्ड इन 1860। और इन्होंने ब्रिटिश राज का सेवा कब तक किया, 48 साल तक ये सिपाही का सेवा दान किए। और इनका रिटायरमेंट कब होता है, 1860 में। He helped the British to suppress the rebellion through his own son was rebelled and was killed by the British in front of his eye। तो जो विद्रोही थे उनपे इन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन
इनका एक विद्रोही खुद का इनका लड़का था, जो कि वो भी एक विद्रोही था दोस्तों ब्रिटिश के विरुद्ध। लेकिन क्या करते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश इनके लड़के को इनके सामने, इनके आंख के सामने मरवा देते हैं। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुडेड बाई हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोरीज। तो लेकिन इसके लड़के को इनके आंख के सामने ही मरवा दिया जाता है दोस्तों। तो जो वहां पे रिटायरमेंट जो पुलिस ऑफिसर थे, उनसे बोलते हैं कि आपने जो जो घटना है वो बताइए, उसको लिखा जाता है दोस्तों। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1816, और ये अपनी कहानी खत्म करते हैं लिख के 1816 में, इन अवधि, और अवधि लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नॉर्गेट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और जो नॉर्गेट थे उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड हैड इट पब्लिश अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और इसको टाइटल देते हैं सिपाही से सूबेदार, मतलब सिपाही से लेकर सूबेदार तक का इनका सफर का एक टाइटल देते हैं और इसको पब्लिश करते हैं। द cartridge used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs। तो जो मेन विद्रोह का जो मुद्दा था दोस्तों, वो आखिरकार क्या था? तो जी ये नए एक कारतूस जो बनाए थे, वो जो राइफल था, उनमें क्या 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 चीज का ग्रीस लगाया जाता था? जो गाय और जो सुअर के जो चर्बी थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब गाय से हिंदुओं को दिक्कत, क्योंकि वो गाय को पूजते हैं, और जो पिग है जो मुस्लिम उसको हराम समझते हैं। तो इनके कारण दोनों धर्मों को ये ठेस पहुंचाने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए ये चाल चले थे, और इनसे दोनों को धर्मों को नष्ट होने का कारण होने लगा। तो इसके वजह से उनको दिक्कतें होने लगी। अब इसमें तो मेन मुद्दा विद्रोह का यही था दोस्तों। द मेन फ्रॉम आवर रेजिमेंट रूट द अदर्स टू द रेजिमेंट टेलिंग देम अबाउट दिस। तो जो उनमें के जो आर्मी थे, दो रेजिमेंट के जो आर्मी थे, उन्होंने दूसरे रेजिमेंट को खत लिखते हैं कि ऐसा ऐसा मतलब हो रहा है। एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रीजन, और धीरे धीरे ये खबरें सारे रेजिमेंट में फैल जाता है दोस्तों। सम मेन पॉइंटेड आउट दैट इन 40 years सर्विस नथिंग हैड एवर बीन डन। लेकिन इसमें पॉइंटेड किया था कि 44 साल में जो सेवाएं इन्होंने दिया था, उनमें ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उनके धर्मों को क्यों इंसल्ट कर रही है? बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द sepoys minds had been influenced by the seizure of our। और इसमें क्या करते हैं, जैसे कि वो सारा पहले ही बता दिए हैं कि ऐसे कभी 40 साल के इसमें नहीं किया गया, लेकिन अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अब इससे क्या होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, जो हिंदी कम्युनिटी के, वो दोनों भड़क जाते हैं, क्योंकि इनको तो जो आर्मी थे, इनको जो कारतूस था उनको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इसमें वो जो गाय का और जो चर्बी का जो चर्बी था वो इस्तेमाल करना होता था, जिससे ये बहुत ही बड़ा विद्रोह के रूप में ले लेता है दोस्तों, और बहुत ही बड़ा एक विद्रोह बन जाता है दोस्तों। और म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। तो इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाता है दोस्तों। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन enemy and rise up against the enemy at the same time। अब ये क्या होता है, जो हिंदू होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, इनका मेन मकसद क्या होता है कि हमारा एक ही दुश्मन है, जो कि है गोरा। जो ब्रिटिश के लोग हैं, उनको ये मेन दुश्मन के रूप में ले लेते हैं। सच सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। तो जो सिचुएशन जो होता है दोस्तों, वो नॉर्थ ईस्ट 1857 से शुरू हो जाता है। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सच सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। तो ऐसे सिचुएशन खड़ा हो जाता है 1857 में कि after 100 years of conquest and administration situation, English East India Company faced a massive rebellion that started in the May 1857। तो ये 100 साल
100 साल राज करने के बावजूद इतना बड़ा विद्रोह का सामना इन्होंने नहीं किया था दोस्तों। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अब यह 1857 में इनको देखने को मिलता है। किनके द्वारा? जो इनके सिपाही थे, जो आर्मी थे, इनके द्वारा इनको मिलता है ये विद्रोह के रूप में। सिपाही म्यूटिनी इन सेवरल प्लेसेस beginning from Meerut, and large number of people from different sections of society rose up in rebellion। तो ये कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? ये विद्रोह मेरठ से शुरू होता है और बहुत ही बड़े पैमाने पे ये शुरू होता है और इसमें डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी, तरह तरह के सोसाइटी के लोग इसमें शामिल होते हैं इस विद्रोह में। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जब ट्रेन का जो विद्रोह की वजह से जब ट्रेन नहीं चल पाता है दोस्तों, तो ये बड़े बड़े ये क्या जो टैंक है, जो इनके हथियार है, जो लड़ाई का जो सामग्री, इसको हाथियों से ये लोग खिंचवा रहे हैं और उससे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो विद्रोह के कारण इनका कंडीशन इस तरह हो गया रहता है दोस्तों, ताकि ये आसानी से अपना सामान ट्रेन के द्वारा ये नहीं ले जा पाते हैं, तो हाथियों से, घोड़ों से, ये सब से जो लड़ाई का सामग्री था उसको ले जा रहे हैं। द बैटल इन द कैवलरी लाइन, जो युद्ध होता है कैवलरी लाइन में, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों। ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 ओवर 3000 रिबेल्स कम फ्रॉम बरेली। तो 1857 की 3 जुलाई की शाम को लगभग 3000 जो विद्रोही थे वो आते हैं। कहां से? बरेली से। क्रॉस द रिवर जमुना, इंटर दिल्ली एंड अटैक द ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटिश कैवलरी पोस्ट। और ये 3000 जो विद्रोही थे वो बरेली से कहाँ आते हैं? जो जमुना जो रिवर है उसको क्रॉस करते हैं और दिल्ली में घुसते हैं और ब्रिटिश जो पोस्ट है उस पर ये हमला कर देते हैं दोस्तों। द बैटल कंटिन्यू एट ऑल थ्रू द नाइट, और जो ये इनका आक्रमण था जो रात भर चलता है दोस्तों। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से लेके दिल्ली तक के बारे में इसको भी डिटेल से देखते हैं। On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in Barakpur। तो 29 मार्च को 1857 को जो बड़े एक सोल्जर थे मंगल पांडे, उनको फांसी दे दिया जाता है दोस्तों, कि उन्होंने जो बैरकपुर के ऑफिसर थे उनको आक्रमण किया होता है, इसलिए इसके कारण उनको फांसी दिया जाता है मंगल पांडे को दोस्तों। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge। तो कुछ दिनों के बाद जो मेरठ के जो सिपाही होते हैं उन्होंने भी इस कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। Which were suspected to be coated with the fat of cows and pigs। और उनको ये शंका होता है कि इसमें भी गाय का या सुअर का जो चर्बी है वो इसमें इस्तेमाल किया गया। 85 सिपाहीज वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो उस समय जब ये उन्होंने मना किया, इनकार कर दिया, तो क्या हुआ दोस्तों? लगभग 85 जो सिपाही थे उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल, और उनको 10 साल की सजा भी सुनाई गई और उनको जेल भेज दिया गया 10 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने नियम मानने से मना कर दिया था दोस्तों, इसलिए उनको 10 साल के लिए जेल भी डाला गया। और ये कब हुआ दोस्तों? 9 मई को 1857 में। ऑन 10 में द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ। लेकिन 10 मई को क्या होता है? जो आर्मी थे वो भी आंदोलन करते हैं मेरठ में दोस्तों। एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही, और ये जेल में जाते हैं और आंदोलन करते हैं, और जो इनके जो साथी जो जेल में डाले गए उनको निकालने के लिए ये आंदोलन करते हैं। दे अटैक एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर, दे कैप्चर गन्स एंड
एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। और ये क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं ब्रिटिश पे, जो ब्रिटिश ऑफिसर उन पे, और उनके जो गन्स होते हैं उसको कैप्चर करते हैं और आग लगा देते हैं बिल्डिंगों में, और जो प्रॉपर्टी है उसको जला देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं, जो फिरंगी होते हैं उनसे युद्ध का डिक्लेयर कर देते हैं। द सोल्जर वेयर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड द रूल इन द कंट्री। और ये जो आर्मी होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो इनके जो शासन है इनको खत्म करने की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे ये विद्रोह होता है दोस्तों। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट्स ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो मेरठ के जो सिपाही थे, ये पूरी रात चलते हैं दोस्तों, और 10 मई को ये कहाँ, दिल्ली पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं दोस्तों। एज न्यू ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जब इनका न्यूज फैलता है कि ये दिल्ली पहुंच गया है, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन रिबेलियन। तो जो दिल्ली के जो आर्मी थे और जो रेजिमेंट थे, ये भी विद्रोह करने शुरू कर देते हैं। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन द फायर। तो फिर ये दोबारा क्या करते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनको फिर ये मार देते हैं, और जो उनके जो गन्स वगैरह, जो बंदूकें हैं उनको सीज करते हैं, और जो बिल्डिंग है उनमें आग लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां से भी जो आर्मी आए होते हैं और कुछ जो दिल्ली के हैं सब मिलके और ये आक्रमण कर देते हैं। ट्रिम्फेंट सोल्जर गैदर, और जो सोल्जर इनकी जीत होती है, गैदर अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट, और ये जो लाल किले वहां पे इकट्ठा होते हैं, वेयर द बादशाह लिव्ड डिमांडिंग टू मीट हिम। तो जो बादशाह जो वहां पे रहते हैं और उनसे ये डिमांड करते हैं मिलने के लिए। तो वहां पे कौन रहते थे लाल किले में, तो बहादुर शाह जफर थे, वो रहते थे दोस्तों। जो लास्ट मुगल शासक थे वो रहते थे। द एम्पेरर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर परसिस्ट। तो ये जो शासक थे ये तो मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये इनको मालूम होता है कि ब्रिटिश का पावर ज्यादा हो गया, इसके कारण वो मिलना नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने फिर भी इनको, जो आर्मी थे, जो सोल्जर थे, इनको रिक्वेस्ट किया और मिलने के लिए जोर दिया। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और ये जो बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको ये राजा के रूप में, अपने लीडर के रूप में ये मानते हैं। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chief and ruler of the country to come forward and organize confederacy of Indian state. तो जब आग्रह करते हैं जो सारे आर्मी मिलके कि बहादुर शाह जफर को कि नहीं, आप हमारा लीडर रहें और आप जो फिरंगी हैं उनके विद्रोह में आप भी शामिल और आप भी हमारा साथ दें। तो बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, ये खत लिखते हैं, जो जो बड़े जो सरदार होते हैं, जो शासक, जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो शासक होते हैं, उनके पास ये खत लिखते हैं और ये बोलते हैं कि अपने इंडियन स्टेट को ब्रिटिश से बचाया जाए और उनके विरुद्ध युद्ध किया जाए। दिस सिंगल स्टेप टेकन ऑफ बहादुर शाह एट ग्रेट इम्प्लीकेशन। लेकिन इनका ये छोटा सा काम बहुत बड़े रूप के पैमाने पे काम कर गया दोस्तों। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो मुगल डायनेस्टी था, मुगल राज था, लगभग बड़े पैमाने पे राज किया था। मोस्ट स्मॉलर रूलर एंड चिफ्टन कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर्स। तो जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो सरदार थे या शासक थे, अलग अलग क्षेत्र के, ये मुगल शासक थे, उनके बिहाफ पे ये काम करते थे दोस्तों। थ्रेटन बाय द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ये भी डर गए क्योंकि ब्रिटिश राज्य बढ़ता चला जा रहा था, तो इसके वजह से ये भी डर गए। एंड मेनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्पायर कुड रूल अगेन, दे टू वुड एबल टू रूल देयर ऑन टेरिटरी। और इनको ये डर सताने लगा कि अगर मुगल फिर से जीत जाता है तो फिर हम अपने छोटे छोटे क्षेत्र का, हम खुद का अपना नियम कानून या वहां का राजा रहेंगे। तो इसके कारण भी वो
इस विद्रोह में शामिल होते चले गए दोस्तों। वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस हैपन। लेकिन मुगल काल में ये कभी जो ब्रिटिश राज्य था वो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यू ऑफ द कारतूज वुड डाई डाउन। तो वो सोचने लगे कि ये जो कारतूस है इसके वजह से ये इशू इतना बड़ा हुआ है तो इसको खत्म किया जाए। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन एंड चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था वो बिल्कुल इस विद्रोह का रूप ही चेंज कर दिया दोस्तों, सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। आफ्टर व्हेन द पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड इन्थुसियाज्ड। तो जो इनको सिचुएशन जो एक अल्टरनेटिव के रूप में इनको दिखा बहादुर शाह जफर के बारे में, तो ये क्या क्या ये इनको एक जोश मिल गया। जो लोग थे उस टाइम के जो सिपाही थे उनको जोश मिल गया। इट गिव्स देम द करेज होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। तो इनको एक साहस मिला, एक विश्वास मिला कि हम लड़ेंगे। द रेबिलियन स्प्रेड और विद्रोही हर जगह फैल गए। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनेड एंड टूक ऑफ द ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नॉर्डर। तो रेजिमेंट के एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट एक ज्वाइंट होते गए और इनका जो आर्मी का जो विद्रोह था वो बढ़ते चला गया दोस्तों। जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये एक जगह से दूसरे जगह फैलते चला गया। हर जगह से विद्रोही सामने आने लगे। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेज आल्सो रोज अप। अब इस कारण क्या हुआ, जो छोटे छोटे शहर में जो गांव के लोग थे वो भी इनका साथ देना शुरू कर दिए और विद्रोह में वो भी शामिल होने लगे और रैली निकालने लगे। And local leaders, zamindar and chief who were prepared to establish their authority and fight the British। और जो छोटे छोटे जो नेते टाइप के नेता हुआ करते थे, जो जमींदार थे, जो छोटे समूह के जो चीफ थे, जो सदर थे, जो बड़े, उन्होंने भी क्या इस विद्रोह में शामिल होने लगे और अपना आप को बचाने लगे और ब्रिटिश से युद्ध करना शुरू कर दिए। नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर। तो नाना साहब जो एडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा राज, वो कहाँ पे रहते थे, कानपुर में। उन्होंने भी लोगों को इकट्ठा किया, जो आर्म्ड फोर्स थे उनको इकट्ठा किया एंड एक्सपेल्ड ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। और जो ब्रिटिश के जो सोल्जर थे उनको एक्सपेल्ड किया शहर से। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा और अपने आप को पेशवा समझने लगे। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। और वो क्या घोषित करने लगे कि वो एक गवर्नर है, अपने आप को एक वो घोषित कर दिए कि वो गवर्नर है किसके, बहादुर शाह जफर शासक के अंडर में। इन लखनऊ बिरजिश कद्र द सन ऑफ द डिपोजिट नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड। तो लखनऊ में क्या होता है, बिरजिश कद्र होते हैं, वो किनके नवाब, वो किनके लड़के होते हैं, नवाब वाजिद अली शाह का। और वो न्यू और नए नवाब के रूप में वो आते हैं दोस्तों। ही टू एक्नॉलेज द सुपीरियरिटी ऑफ बहादुर शाह। और उन्होंने भी बहादुर शाह जफर का क्या किया, अनुयायी को माना। His mother बेगम हजरत महल took an active part in the organizing the uprising against the British। और उनकी माँ जो माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी बहुत ही बड़ा अपना एक एक्टिव पार्ट लिया ब्रिटिश के विरुद्ध। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with the तात्या टोपे and general of नाना साहब। जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी इस विद्रोह में शामिल हुआ और सिपाहियों के साथ मिलकर ब्रिटिश से ये क्या की, युद्ध की। तात्या टोपे और जनरल नाना साहब थे, ये सब ने मिलकर विद्रोह किया और लड़ाई किया दोस्तों और युद्ध किया। इन द मंडला रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश रानी अनवंती बाई लोधी of Ramgarh raised and led a British who had taken over administration of her state। और मध्य प्रदेश और जो मंडला क्षेत्र के मध्य प्रदेश की रानी अवंती बाई थी, उन्होंने भी इस युद्ध में बड़े पैमाने पे युद्ध किया
और जो इनका जो जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको खत्म करने में की कोशिश की। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of the Awadh in particular. अब ये धीरे धीरे ये जो विद्रोह था बढ़ते गया हर क्षेत्र में हर रीजन में बढ़ते गया दोस्तों। On 6 August 1857 we find a telegram sent by the Lieutenant Colonel Taylor to his commander in chief expressing the fear felt by the British. अब 6 अगस्त को क्या होता है दोस्तों 1857 में एक टेलीग्राम किया जाता है किनके द्वारा, जो लेफ्टिनेंट टेलर थे उनके कमांडर थे, कमांडर चीफ थे, वो उनको डर लगने लगता है और वो एक टेलीग्राम भेजते हैं ब्रिटिश में। Our men are cowed by the number of the opposed to them and the endless fighting every village is held against us and the जमींदार have risen to oppose us। और ये क्या इस खत में क्या लिखते हैं कि यहाँ के जो जितने जो हमसे डरते थे वो सब हमारे विद्रोह हो गए हैं और हमारे पक्ष में कोई नहीं है और जो एक एक गांव के लोग हैं सब मतलब हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, जो जमींदार थे वो भी हमारे विद्रोह में है। तो ये खत वो ब्रिटिश भेजते हैं। Many new leaders came up, for example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, professed that the rule of the British would come to an end। तो जो नए नए नेता थे वो भी उभर के आए, जैसे एक उदाहरण के तौर पे जो अहमदुल्ला शाह है वो एक मौलवी है फैजाबाद के, उन्होंने भी बड़े पैमाने में हिस्सा लिया इस विद्रोह का और ब्रिटिश का शासन खत्म करने में वो भी अपना जोर शोर लगा दिए दोस्तों। He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters। और उन्होंने भी बहुत सी जगह से लोगों को इकट्ठा किया और बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने भी विद्रोह का साथ दिया। He came to Lucknow to fight the British। और वो लखनऊ आए और वहां से भी लड़ाइयाँ हुई ब्रिटिश के विरुद्ध। In Delhi, a large number of Ghazi religious warriors came together to wipe out the white people। और जो दिल्ली में जो बड़े नंबर में जो गाजी थे, जो रिलीजियस वॉरियर थे, जो धार्मिक जो लड़ाकू थे, वो भी एक साथ आए और ये जो गोरे लोग का है इनको खात्मा करने का वो लोग तुल गए दोस्तों। Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of large force of fighter who came up to Delhi। He became a key military leader of the rebellion। जो बख्त खान थे वो बरेली के एक आर्मी हुआ करते थे और उन्होंने भी चार्ज लिया कहाँ का, बरेली का, और दिल्ली आए और उन्होंने भी एक बड़े पैमाने पे लीडिंग किया और विद्रोह का साथ दिया। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, और जो बिहार के जो नेता थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी इस विद्रोह का साथ दिया। एंड विद्रोह में जो सिपाही थे उनके साथ इन्होंने भी महीनों तक ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाइयाँ हुई। लीडर एंड फाइटर फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट। तो जो नेता हुआ करते थे वो हर जगह से इस युद्ध का साथ दिए और युद्ध लड़े। द कंपनी फाइट बैक। England passed a new law so that the rebels could be convicted with the ease and then moved into the storm center of the revolt। अब इन्होंने क्या किया, जो इंग्लैंड के, इन्होंने नया नियम लगाया दोस्तों, एक नया नियम पास किया जिससे ये आसानी से चाहते थे कि इस विद्रोह को आराम से इसको ठंडा कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए और इसको एक बड़े तूफान के रूप में न लेने दिया जाए। दिल्ली वाज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। और दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किया गया दोस्तों 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इन प्रिजन। और इन्होंने अब इनको समझ में आ गया कि इसका बड़ा जो खेल खेला था वो कौन था, जो बहादुर शाह जफर थे, जो कि सब जो जमींदार थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो राजा थे, उनको इन्होंने खत लिख के और इकट्ठा करने के लिए बोला। तो इनको जो ब्रिटिश राज थे उन्होंने समझ गया और बहादुर शाह जफर को कोर्ट में पेश किया जाता है और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जेल में डालने के इनको सजा दी जाती है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन।
इन रंगून इन अक्टूबर 1858। और इनकी वाइफ के साथ बहादुर शाह जफर को कहाँ पे जेल में भेजा जाता है दोस्तों, रंगून के जेल में भेजा जाता था अक्टूबर 1858 में। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। लेकिन बहादुर शाह जफर का मृत्यु रंगून जेल में ही हो जाता है दोस्तों 1862 में नवंबर में। पीपल कंटिन्यू टू रजिस्ट एंड बैटर द ब्रिटिश, लेकिन जो लोग थे उस विद्रोह को छोड़ा नहीं, इसको कंटिन्यू किया है दोस्तों, और फिर भी विद्रोह किए हैं ब्रिटिश के विरुद्ध। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सपरेट द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबेलियन। लेकिन ब्रिटिश ने 2 साल तक इसको कोशिश किया है और बड़े पैमाने पर कोशिश किया है कि कैसे भी इस विद्रोह को खत्म कर दिया जाए। लखनऊ was taken in March 1858. रानी लक्ष्मीबाई was defeated and killed in June 1858। तो जो लखनऊ से जो युद्ध कर रही थी जो रानी लक्ष्मीबाई, इसको ये हार जाती हैं और इनको जून 1858 में इनको मार दिया जाता है दोस्तों। तात्या टोपे escaped to the jungle to central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribals and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1858। जो तात्या टोपे हैं वो जंगलों में भाग जाते हैं और जो आदिवासी और जो जनजाति लोग हैं उनके साथ मिलके बहुत ही युद्ध किया करते हैं और उनसे सपोर्ट, उनके साथ जो जनजाति और आदिवासी का सपोर्ट लेके वो बहुत सी नुकसान करते हैं किनका, ब्रिटिश का। लेकिन लास्ट में क्या 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 होता है दोस्तों, उनको भी पकड़ लिया जाता है और अप्रैल 1859 में उनको भी मार दिया जाता है, तात्या टोपे को भी मार दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। और ये ब्रिटिश क्या चाहते हैं कि इनका जो फिर जो इनके प्रति, ब्रिटिश के प्रति या कंपनी के प्रति जो लोगों का स्नेह और प्यार था वो फिर से वापस लाया जाए, वो इनके चक्कर में लगते हैं दोस्तों। दे अनाउंस्ड रिवार्ड फॉर द लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड्स। तो ये एक लालच देते हैं लोगों के बीच में कि अगर जो ये विद्रोह छोड़ देगा और जो ये युद्ध में शामिल नहीं होगा, उनका जमींदारी फिर से उनको वापस दिया जाएगा और उनका हक अधिकार उनको वापस से मिल जाएगा, ताकि इससे जो जो लोग शामिल हुए हैं और इस युद्ध को छोड़ दें। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their right and claims to land would not be denied। और ये फरमान जारी करते हैं कि जो इस विद्रोह में शामिल नहीं होगा और जो हमारे ब्रिटिश लोगों को नहीं मारेगा, उनको उनका हक अधिकार उसी तरह सेफ रहे, सुरक्षित रहेगा जैसे उनको मिला था, और उनको हम जेल में नहीं डालेंगे या कोई चार्जेस उनको नहीं लगाएंगे या वो उनको नहीं मारा जाएगा। अगर जो विद्रोह से जाने से मना किया या जाने में इनकार किया, उनको नहीं मारा जाएगा। नेवरथलेस hundreds of sepoys, rebels, नवाब एंड राजा were tried and hanged। तो बहुत से जो सिपाही थे, जो विद्रोही थे, जो नवाब थे, जो राजा थे, उनको क्या किया गया, फांसी का सजा दिया गया दोस्तों। आफ्टर मैन द ब्रिटिश हैव regained the control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policy anymore। तो युद्ध के पश्चात क्या होता है दोस्तों, तो ब्रिटिश ने फिर से अपना पावर इख्तियार कर लेता है 1859 में, लेकिन ये उसी नियम के साथ राज नहीं करता है। इनके पॉलिसीज है, जो पुराने जो पॉलिसीज बनाया गया था उस पे ये लोग शायद कुछ चेंजेस करते हैं ताकि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़े। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858। और ब्रिटिश पार्लियामेंट एक नए नियम, फिर नए कानून पास करते हैं 1858 में, और ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर। तो ये अपना पावर कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, ताकि वो अच्छे से और जिम्मेदारी से इसका इंडियन अफेयर्स, इंडियन मामले को मैनेजमेंट कर सके। क्योंकि अब उनको डर हो जाता है, इतना बड़ा विद्रोह और आंदोलन देखते हैं तो उनको डर हो जाता है कि हमारा शासन कहीं खत्म ना है, इसके वजह से
जो ये अपना जो एक नियम बना के, एक कानून बना के ये ट्रांसफर करते हैं अपना पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि उनको अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो एक कैबिनेट नियुक्त किया जाता है सेक्रेटरी हर राज्य के लिए, ताकि इसको आसानी से चलाया जा सके और कोई भी इनका प्रॉब्लम हो तो आसानी से हैंडल किया जा सकता है। He was given a council to advise him called the Indian Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a person representative of the crown. तो जो इनका जो काउंसिल था, जो उन्होंने एडवाइस किया कि जो जनरल ऑफ इंडिया है इसके जगह पे टाइटल वायसराय का दिया जाए, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो क्राउन का जो सिंहासन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे क्या किया जाए, थ्रू दिस मेजर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी द रूलिंग इंडिया। और आसानी से उसको, ये गवर्नमेंट्स को आसानी से जिम्मेदारी के साथ इसको रूलिंग किया जाए। अब नंबर 2 में क्या है, ऑल द रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वेयर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। और इन्होंने एक और लालच क्या दिया कि जो जितने जो छोटे छोटे समूह के जो छोटे छोटे क्षेत्र का जो राजा हैं, उनका क्षेत्र उनसे नहीं छीना जाएगा कभी भी फ्यूचर में। दे वेर अलाउड टू पास ऑन their kingdoms to their heirs including adopted son, however they were made to acknowledge the British Queen। और इन्होंने एक और क्या नियम पास किया कि जो उनका राज्य है वो उनसे नहीं छीना जाएगा, और जो एडॉप्टेड सन है उनको भी स्वीकृति मिलता है, जैसे कि ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश क्वीन है उनको मिला है, उनको उसी तरह आपको भी मिलेगा एज देयर सोवरेनिटी पैरामाउंट, और आपके जो मान सम्मान है वो सर्वोपरि रहेगा। नंबर 3 में क्या देते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज। अब ये डर के कारण क्या करते हैं दोस्तों, जो इंडियन सिपाही जो पहले ब्रिटिश राज्य में जो ये नियुक्त किए रहते हैं, उनमें क्या करते हैं, इनका नंबर घटा देते हैं, और जो यूरोपियन सोल्जर है उनका नंबर बढ़ाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन आर्मी का जो इंडियन सिपाही होते हैं उनको कम करके, और जो यूरोपियन सिपाही है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको डर हो जाता है कि हमारे आर्मी इन्हीं के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, इसलिए इंडियन आर्मी को कम करते हैं और यूरोपियन आर्मी को नियुक्त करते हैं ज्यादा से ज्यादा। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखा, सिख एंड पठान। तो जो पहले ये क्या करते थे, कहाँ से आर्मी रिक्रूट करते थे दोस्तों, जैसे बिहार से, अवध से, सेंट्रल इंडिया से, ये साउथ इंडिया से, तो उसके जगह पे अब कहाँ से ये लोग रिक्रूट करने लगे, गोरखा, जो गोरखा आर्मी थे उनसे, जो सिख थे उससे, और जो पठान थे वहां से, ये लोग ज्यादा से ज्यादा वहां के आर्मी को नियुक्त करना शुरू कर दिया। अब 4 नंबर में दोस्तों देखेंगे, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद द सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। तो जो बड़ा संपत्ति हुआ करता था मुस्लिमों का, उसको ये ले क्या करते थे, बड़े पैमाने पर कन्फिस्केट करते थे, और वे ट्रीटेड सस्पिशन, और उसको क्या करते थे, अपने हिसाब से ये ब्रिटिश राज में, द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पांसिबल फॉर द रेबेलियन इन द बिग वे। और इनके ये क्या करते थे, जो मुस्लिमों का जो बड़े संपत्ति था उनको अपने अंदर ये लोग ले कंट्रोल करते, नियंत्रण ले लेते थे, और ये मुस्लिमों को बड़ा दुश्मन के, इनको शक होता है कि यही लोग भड़काए हैं लोगों को, और इनको ये दुश्मन मानने लगते हैं, और ये समझते हैं कि जो बड़ा जो विद्रोह था ये इन्हीं के कारण हुआ होता है, उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश होते हैं। नंबर 5 में क्या है दोस्तों, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द customary, religious and social practice of the people in India। अब क्या हुआ, अब इनको एहसास हुआ कि नहीं, जो इनका जो कस्टम है, जो इनका धर्म है, जो इनका सामाजिक प्रैक्टिसेस है, जो इनका सामाजिक धर्म है, इनको ठेस ना पहुंचाया जाए। अब इनको ये
विश्वास हो गया, तो इसका सम्मान करने लगे ब्रिटिश वाले भी। पॉलिसीज वे आर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। तो अब इन्होंने और पॉलिसी बनाए, जो जमींदार थे उनकी जमींदारी रहे और उनको सुरक्षा दिया जाए और उनका हक अधिकार उनके जमीन पे दिया जाए। Thus a new phases of history began after 1787। तो जो नए फेज का जो हिस्ट्री इतिहास ही बदल जाता है 1857 के बाद दोस्तों। तो ये ऐसे एक डर था, इसके कारण उन्होंने नए नए 6 नए नियम बनाए, जिससे मतलब जो इंडियन थे, जो उनके मन में एक घोर नफरत हो गया था, वो खत्म किया जाए और इसको आराम से हैंडल करके और इन पे फिर से राज किया जाए। तो एनेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? अन्य देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना। जैसे हड़प लेना, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं। कॉन्फिस्केट स्वरूप से कोई वस्तु या जब्त कर लेना, इसको जब्त करने के इसका मीनिंग है दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं तो खुदरा अपराइजिंग के बारे में। A case studying Khurda, a small kingdom built up in the late 16th century in the southeastern part of Odisha। तो ये एक खुर्दा जो एक राज्य है, वो कहाँ पे दोस्तों? ये साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा दोस्तों, उड़ीसा में। was a populous and well cultivated territory consisting of a 105 गढ़। और ये इनका बहुत बड़े पैमाने पे ये खेतीबाड़ी क्षेत्र, उस क्षेत्र का खेतीबाड़ी करते हैं, लगभग 105 गढ़ का। एंड 60 लार्ज एंड 1109 स्मॉल विलेज। और 60 इनके बड़े और 1109 छोटे गांव होते हैं दोस्तों। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, इट्स किंग राजा बीरा किशोर देव had to only give up possession of 4 paragons। तो जो वहां के राजा कौन होते हैं? बीरा किशोर देव। और वो क्या करते हैं? जो अपना पोजीशन होता है वो किसको देते हैं? पारंगस को, द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द जगन्नाथ। तो जो जगन्नाथ जो मंदिर होता है उनमें ये क्या कर देते हैं? अपना हक अधिकार देते हैं। द टेम्पल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 14 गरजात प्रेजेंटली स्टेट टू द मराठाज अंडर द कंपल्सन। और मराठा कंपल्सन के अंतर्गत ये मंदिरों का भी, जगन्नाथ का मंदिरों का भी निर्माण करवाते हैं दोस्तों। For heavenly kingdom of great peace while the revolt was spreading in India 1857। तो इनके बड़े राज्य होने के बावजूद भी वहां पे बड़े पैमाने पे विद्रोह होता है 1857 में से। A massive popular uprising war was raging in the southern parts of China। तो एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे क्या होता है? साउथर्न पार्ट में, चाइना के बीच में एक युद्ध होता है। It had started in 1850 and could be suppressed only by the mid-18। और 1850 में शुरू होता है, जो कि 1860 में आके खत्म होता है। Thousands of the laboring poor people were led by the Hongzhuan to fight for the establishment of the heavenly kingdom of the great peace। This was known as the ताइपोंग रेबेलियन। और उसमें बहुत हजारों लोग मारे जाते हैं दोस्तों, जो कि होंगजुआंग युद्ध करते हैं अपना एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, अपना राज्य एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए और शांतिपूर्वक एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए। इसमें क्या, इसको क्या ताइपिंग रेबेलियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आई होप कि आप लोगों को डिटेल वाइज डिस्कशन किया गया है और आराम से आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर कोई समझ में चीजें ना आई है तो कमेंट में आराम से आप पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट और हु आर वाचिंग द वीडियो, प्लीज subscribe the channel and share with your friends। That's why you can you can help to other student also। So thank you very much. We will meet again in next chapter।